चलो बच्चे, तो आज अगला लेक्चर हमारा 12th फिजिक्स का। ठीक है, 12th फिजिक्स। तो ये चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, काफ़ी लेंथ में ही चल रहा है। ये तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लेक्चर्स डाले जा चुके हैं न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट, ये वो सब कुछ आ रहा है। तो आज वाला जो टॉपिक है हमारा, उसको पहले अच्छे से आप समझ लो कि टॉपिक क्या है। ठीक है फिर बात करते हैं इस पे। तो ये सेल होता क्या है बच्चों? इस तरह से हमारे पास एक सेल होता है ये सेल है। तो ये है हमारा आज वाला क्वेश्चन। अब जो सेल है हमारा, इसमें जो कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे वो है क्या, वो किस पे बेस है। देखो, जो सेल बनाते हैं हम, पहली तो बात ये सुन लीजिए बच्चों आप। तो सेल जो जैसे बनता है हमारा, तो ये मान लीजिए हमने एक ट्राई सेल ऐसे बनाया था इन नंबर, ये है ट्राई सेल मान लीजिए, और ये है बीच में कार्बन की इलेक्ट्रोड, और ये है ब्रास का कैप। ये आपने केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होता है। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ इसलिए डिटेल लेके जा रहा हूँ। फिजिक्स का लेक्चर है, फिजिक्स की बात ही करेंगे। तो ये है जिंक है, ये जिंक का शेल होता है जो एनोड की तरह काम करता है, और ये कैथोड होता है हमारा। ये कैथोड है और ये एनोड है हमारा। तो हम ये कैसे समझेंगे? जैसे आपका मान लीजिए ये बाहरी जो सर्किट है, जिसको हम सर्किट बोलते हैं, तो वो कैसे ज्वाइन करते हैं? वो ऐसे ज्वाइनिंग होती है हमारी। ये आ गया, मान लीजिए अब इधर लिखते हैं, ये आपने कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो ये जिंक है आपका एनोड। तो इलेक्ट्रॉन तो जिंक यानी एनोड से चलता है, और ये रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ पे जाता है, ये हमें पता था। अब तक हम यही चल रहे थे। तो हम इसका आई ले लेते थे, ठीक है, और ये आर आ गया। तो ये ऐसे ऐसे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है इसका, सेल का। जितनी भी इसकी पावर है वो यहाँ वेस्ट हो जाती है। अब पावर क्या होती है? ठीक है, जो सेल का जो हम पोटेंशियल है वो दो पार्ट्स में देते हैं बच्चों। एक तो वो उसे हम ई बोलते हैं, और एक को वी बोलते हैं। ई का नाम हमने दे रखा है बच्चों ईएमएफ, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और मैं इसको बोलता हूँ, वैसे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर मैं बोलता हूँ इसको जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल पावर a cell can deliver। ठीक है, पावर मैक्सिमम थ्योरेटिकल जो डिलीवर कर सकता है, जिसके लिए हमने इसको बनाया बाय कैलकुलेशंस। अब ये V क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स बिटवीन टू टर्मिनल्स इसको। अब टर्मिनल्स जो हैं वो क्या है? ये एक टर्मिनल है एनोड वाला, ये कैथोड वाला एक टर्मिनल है। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोलते हैं। तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ये बेसिकली जो हमें आउटर सर्किट में इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नजर आता है, यानी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल या मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर बोल लीजिए या पोटेंशियल बोल लीजिए, एक ही बात है बच्चों। इसकी इतना लिटरेचर में मत जाना इसकी, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम अवेलेबल पोटेंशियल इन एक्चुअल सर्किट। अब ये दोनों की बातें समझे, एक्चुअल और ये थ्योरेटिकल। ये एक्चुअल है, तो ये देखा ये गया बच्चों कि जो ई है फॉर ए सेम सेल ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी। मतलब थ्योरेटिकल पावर तो ज्यादा है, जो एक्चुअल में हमें पावर मिलती है, पोटेंशियल मिलता है दो टर्मिनल के बीच में एनोड और कैथोड के, वो कम मिलता है। यानी यहाँ जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, जिसके लिए इसको बनाया गया है, जो इसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू है ई लिखी होती है, मान लीजिए यहाँ लिखी हुई है 1.5 वोल्ट, तो पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ 1.5 वोल्ट होना चाहिए, पर होता नहीं है, ऐसा नहीं है।
तो वो अब आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि सेल को जो थ्योरेटिकल वैल्यू जिसके लिए हमने इसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, वो तो ई लिख दी हमने। अब जो एक्चुअल मार्केट में जब उसने बच्चों आपने यूज किया तो आपको वी मिला इसका पोटेंशियल जो आपके काम आया। तो आपकी जो ई है वो वी से ज्यादा है, जो मतलब आपको कम मिल रहा है इसका जो पोटेंशियल है। ठीक है, तो फिर ये जोन हुआ कहाँ, ये कहाँ से फर्क आया? तो बाहर से तो हमने इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इस डिस्टेंस के अक्रॉस दिखा दिया। अब होता क्या है बच्चों, यहां से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इनसाइड है, यहां से तो यहां आ रहा है, तो इनसाइड यहां से जो फ्लो है ये वाला, ये यहां होता है। अब बीच में ये है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये? रास्ते में इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, ये इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है ये। अब जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है वो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देता है। अब उस रेजिस्टेंस में फ्लो में इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है जब वो चलता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, inside a cell through a resistor, through an electrolyte, ठीक है, there is wastage of some energy। अब सम एनर्जी की वेस्ट हो जाती है, जैसे यहां से यहां तक जाने के लिए, तो फिर एनर्जी तो वेस्ट होगी उसकी, क्योंकि ये खाली तो है नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है इसमें। अब जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, सम वेस्ट एनर्जी, इसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको छोटी आर से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब समझ लगा आपको? तो इसका मतलब ये E और V का जो डिफरेंस है वो उतना ही होता है। दैट इज E और V का माइनस करेंगे तो I इंटू आर आएगा। I इंटू आर आएगा। अब मान लीजिए इस सर्किट में टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। सो गिवन सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस है या आउटर रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में माना जाएगा। आउटर के ये सीरीज में माना जाता है। तो अगर तो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट किया बच्चों, तो आई निकालने के हम दो फॉर्मूले बन गए। आई की वैल्यू आएगी ई आर प्लस आर। अगर आपने ई लेना है तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट करना पड़ेगा, और अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं काउंट करना देन आपको वी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। यू कैन कैलकुलेट आई विद दिस फॉर्मूला, यू कैन कैलकुलेट द आई विद दिस फॉर्मूला। हियर वी आर यूजिंग ई एंड टेकिंग आवर इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू अकाउंट आर प्लस आर। हियर वी आर नॉट टेकिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, सो हमने वी ले लिया है। आएगा जो आपके लिए दोनों से आई वो सेम ही आएगा। ये ध्यान रखना आपने। ये समझ लगा आपको? ई और ये वाला सारी वैल्यूज। तो ये आपके पास एक छोटा सा पार्ट है जिसको आपने समझना है। ठीक है, अब अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को लिया है, अब यहां से देखते हैं हम। अब मेरे साथ काम करोगे थोड़ा सा तो फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ तो पता आपको लग गया, ठीक है ना बच्चों? ये तो आपको पता लग चुका है। तो काम क्या करने वाले थे हम, वो देखते हैं बच्चों। काम हम ये करने वाले थे, E माइनस वी, तो E बाई आर प्लस आर इंटू आर। ये वाली वैल्यू आई की यहाँ डाल दो। अब ये भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वी आ जाएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसका एक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं हम, ये ले लेते हैं E माइनस वी आर प्लस आर इंटू ई आर। तो ई आर प्लस ई आर
माइनस वी आर माइनस वी आर और ई आर, ये आ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास इस तरह से, ये ई आर लिख लो। अब ये तो कट गया, कोई बात नहीं, आप दिक्कत इसका इतना मत समझो। तो ई आर माइनस वी आर इज इक्वल टू वी इंटू आर, से अलग ही बात आपकी। ठीक है, अब आर क्या आया, इंटरनल डिस्टेंस, ई आर माइनस वी आर डिवाइडेड बाय वी, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, वी। तो ये इंटरनल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा। तो आर ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर, ये बन गया आपके पास एक नेट फॉर्मूला। यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं छोटी जो इंटरनल डिस्टेंस है ये देखिए, यहाँ से v को डिवाइड, r तो कॉमन निकाल लिया, v से डिवाइड किया, ये आ गया, इसको किया तो 1 आ जाएगा क्योंकि r कॉमन निकाल लिया। तो अगर आपको e पता है, v पता है और r आपने जो लिया है, तो फिर आप यहाँ से इंटरनल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका सेल का इंटरनल डिस्टेंस क्या आएगा, ये एक आपका एक छोटा सा रिलेशन है जो आपके लिए फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ से हम बहुत कुछ आगे करेंगे। तो ये है इंटरनल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जो सेल में कैसे आता है, उसको कैसे निकाला जाता है वैल्यू को, हाउ इट्स फॉर्मूला इज मेड टू कैलकुलेट द इंटरनल डिस्टेंस, इंटरनल डिस्टेंस क्यों होता है, उसके लिए भी हमने बात कर ली है। तो आज जो हम सेल कर रहे हैं, सेल पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, तो फिर सेल की हर टर्म्स को भी करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक छोटा सा रिलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपको। तो अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा क्वेश्चंस भी तो आएंगे। तो आपके लिए आता है बच्चों, इन ए सेल, ठीक है, ऑफ ईएमएफ, इसमें बहुत सारे आएंगे, बात आपको अच्छे से करना है। ई व्हेन कनेक्टेड, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड in a circuit, in the circuit of resistance R, the potential across the terminal of a cell falls to E by N. The potential across the terminal falls to E by N. ठीक है, then what is the internal relationship? What is R? ये छोटी r निकालनी। अब इसका फॉर्मूला तो अभी हमने किया था, वो था R E by V माइनस 1 इंटू R। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का काम किया था। तो उन्होंने क्या बोला है, आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है, कनेक्टेड विद बैटरी ई है। जब आप इसके साथ काम करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेल ये आता है ई बाई एन। तो ये वी दे रखा आपको, ई बाई एन माइनस 1 इंटू आर, ये आ जाए। ठीक है, ये इसलिए मैंने दिया बच्चों, वैसे तो सिंपल है, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, यानी फॉल्स, यानी आपका जो ईएमएफ है वो गिर चुका है। तो जब आप एक्सटर्नल डिस्टेंस से क्रॉस करेंगे तो इंटरनल डिस्टेंस काम आएगा। मैं यहाँ से छोटी सी बात बता दूँ, मैं थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब ये बता रहा था कि सेल काम ही नहीं कर रहा था, बस हमने बनाया। जब सेल काम करता है तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाता है। अब जब सेल काम करता है ना बच्चों, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है, थ्योरेटिकली में तो हमने उसको काम पे तो लगाया नहीं, हमने तो सिर्फ उसमें मटेरियल की कैलकुलेशन डाली और उसको बता दिया कि ये ई इतना आएगा। अब जो एक्चुअल काम करवाया तो उसमें इंटरनल डिस्टेंस आ गया। अब अगर आप जब मार्केट में 1.5 वोल्ट की जो सेल बैटरी देखते हैं तो घर पे आके आपको उसकी आउटपुट जो असली मिलेगी वो 1.4 1.35 मिलेगी। तो नियरली आपको 0.5
इतना जो लॉसेस आएंगे। तो वो जो बनाया होता है वो थ्योरेटिकल है वैल्यू, यानी कभी सेल ने काम किया ही नहीं था, बस हमने डिज़ाइन कर लिया। जब सेल एक्चुअल में काम करता है तो फिर इतना पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है उसका। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले से हम उसका E/N ले लेंगे V, और यहाँ से हम इंटरनल डिस्टेंस की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये आ गया आपके पास आगे का। चले नेक्स्ट क्या है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट भी अच्छे से क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, आप रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, चलो ये क्वेश्चन है अपने पास, ए सेल is connected in series with a variable resistor ठीक है, variable resistance, and when resistance in R1, then current is I1, and when resistance is R2, the current is I2. Find the EMF and internal resistance of cell. Find the EMF and R. देखिए आपको E और R की वैल्यू को निकाल के देना है, ठीक है जी। अब ये देखिए बच्चे, ये देखिए, अब जो सेल की EMF है देखिए, अब देखिए आप ध्यान से समझिए बच्चों, बड़ा ध्यान से सुनना आपको, मैं जो लिख रहा हूँ अभी E, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। आप उतनी देर सोचे कि ये कैसे लिखा हुआ है, R1 प्लस R E I2 R2 प्लस R। कुछ गेम हुआ इसमें से बच्चों, ये बताओ मुझे कैसे। ई दोनों का सेम लिखा क्योंकि सेल तो सेम है हमारा, सेल में थोड़ा ही में कोई फर्क आ रहा है, ठीक है। फर्क कहाँ आएगा बच्चों, वो मैंने टर्म ही ली पोटेंशियल की। जब बाहर आपका रेजिस्टेंस बदलेगा, करंट बदलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल चेंज होगा। उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ई, जिससे लिए वो बनाया गया था, वो चेंज तो नहीं ना हो सकती, थ्योरेटिकल जो बनी है वो ई रहेगी, और साथ में मैंने आर ले लिया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये I1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट सेल की EMF के मैक्सिमम के बराबर ही होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसके बराबर होगा, और अब यहाँ से आपको इसमें से आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 1 और 2। अब इसका अलजेब्रा आपको सॉल्व करना है फ्रॉम 1 and 2। कैसे, ये और ये इक्वल रख लो, और यहां से आपके पास R आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया ये। देखिए हमने R की वैल्यू R2 I2 I1 R1 ये नॉन वैल्यू है, ये देखो उसने बोला ना वैल्यू में रेजिस्टेंस R1 I1 I2 R2 ये नॉन वैल्यूज है हमारी। तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लिया, फिर नॉन वैल्यू में बना लिया। अब झोल यहाँ था बच्चों, ये झोल था वहाँ हमारा कि E लेंगे कि नहीं लेंगे। देखिए आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बनता है R1 प्लस R। मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट कर लेंगे तो करंट को E से निकालेंगे, समझे बात। अब करंट जो होगा और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो E के इक्वल आएगा, मैक्सिमम जितनी पावर है उसकी, उससे तो कम जाएगा ही नहीं अभी, क्योंकि आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया साथ में। तो यहाँ से आपका R आ गया। अब आपको निकालना है E। तो E निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से दिक्कत आएगी, ये तो R निकाल ली, अब R की वैल्यू आपको यहाँ डालनी पड़ेगी फिर, तो E आएगा फिर यहाँ से। अब यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो बच्चों, तो ये आएगा आपके पास I1 I2 एंड देन R2 माइनस R1, और नीचे आ जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू जो है यहाँ डालनी है, फिर अलजेब्रा सॉल्व करना है इसका। यहाँ पे जो बनेगा, क्योंकि बाहर तो यहाँ से जो वैल्यू डालेंगे आप R की, यहाँ से फिर ये बन जाएगा आपके पास सिंपल सा एक पार्ट। तो इस क्वेश्चन में जो थॉट थी वो यहाँ थी,
उसके बाद चल रहा है, ठीक है। अब एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस ऐसा आर्टिकल आ जाए तो आगे, अगर वैल्यूज में आए तो फिर तो सिंपल है, फिर यहाँ आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ डाल लो तो आपका ई आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी थॉट है। इस थॉट को आप याद करके रखना, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। चलिए आगे चलते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी तो बहुत सारे सेल सीरीज में आएंगे, पैरेलल में आएंगे, बहुत कुछ होगा। पर अभी धीरे धीरे आराम से पेस पकड़ेंगे इसकी, तो वो देखते हैं बच्चों की आगे। तो आगे क्वेश्चन आ रहा है हमारा ये छोटा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब शो दैट, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, शो दैट व्हेन द सेल इज शॉर्ट सर्किट, व्हेन द सेल इज short circuited, the terminal potential of a cell is zero. The terminal potential of cell is zero. ठीक है जी। अब ये क्या है, अब शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है? देखिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला था आर का, E बाई वी माइनस वन इंटू आर, ये हमने सॉल्व कर रखा है। अगर अभी यहाँ से V निकालेंगे तो V का फार्मूला बनेगा आपके पास E इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये फार्मूला V का बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जैसे सेल में दोबारा बना रहा हूँ बच्चों, ये होता है वो ऊपर ये सेल है मान लीजिए हमारा। अब शॉर्ट सर्किट का क्या है कि एक मैंने कंडक्टर की तार ली और यहाँ एंड से इसको ऐसे जोड़ दिया, ये होता है शॉर्ट सर्किट। ये रेजिस्टेंस नहीं है। अब रेजिस्टेंस नहीं है तो आपको उसने बोला कि टर्मिनल जो पोटेंशियल जो है सेल जो है वो जीरो हो जाएगा। अब जब आपने बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया नहीं है, आपने वैसे ही कंडक्टर की तार को जोड़ दिया है, तो आर आपने जीरो डाल दिया, तो आर जीरो है तो ये वी जीरो आ गया आपका, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। अब यहाँ एक बात करते हैं बच्चों, क्या बात करते हैं? देखिए अदरवाइज जो है क्या होता है इनका पोटेंशियल डिफरेंस, ये थोड़ा सा आपको देखने वाला बात है, ठीक है। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये है प्लस 1.5 वोल्ट और इसको फिर माइनस हम ऐसे ले लेते हैं। इन दोनों का जो हमने पोटेंशियल का डिफरेंस ले रखा होता है वो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में जो पावर की वेस्टेज है वो ले ली है। आपने क्या किया बच्चों, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, बाहर का रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया। अब यहाँ कोई वेस्टेज हुई ही नहीं, जब वेस्टेज हुई नहीं है तो पूरी की पूरी पावर जो है ऐसी ट्रांसफर हो रही है, तो इसका मतलब ये बना कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स का बनेगा वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो क्या है, क्योंकि ये एक्चुअल में आप ये समझ लीजिए कि जब जो हम ड्रॉप करते हैं बाहर से ऐसे, ये वाला ये देखिए, अब यहाँ से जब करंट चलता है, मान लीजिए ये चला है, तो यहाँ जो ड्रॉप हुआ आई आर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके बीच में। ये हमने शुरू से किया, इसकी बैटरी की जितनी पावर है वो वेस्ट हो जाती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब जब वेस्ट ही नहीं की तो दोनों में एनर्जी सेम रह जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल जो है वो जीरो आ जाएगा। आपने इसको वेस्ट ही नहीं किया है, तो वेस्ट नहीं किया है तो दोनों में एनर्जी का ट्रांसफर हो गया पूरे का पूरा, तो शॉर्ट सर्किट का मीनिंग ये आ जाएगा आपके पास। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए आप। अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो है आर कनेक्टेड across R, if R is infinity, अगर आपका डिस्टेंस R इनफिनाइट हो जाए तो V जो है E को अप्रोच करेगा, V जो है E को अप्रोच करेगा। मतलब क्या हुआ, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट का मतलब बता दूं, ठीक है। तो ये वही सेल है हमारा इस तरह से,
ठीक है, ऐसे ही है ये सेल। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, तो वो R बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है। अब जब R इनफाइनाइट है बच्चों, तो करंट तो चला ही नहीं, करंट चलता ही नहीं है। जब आपका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब क्या है कि आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर दिया। अगर आपका करंट चल ही नहीं रहा, करंट का फ्लो ही नहीं है, तो इसका मतलब सेल जो है वो ओपन सर्किट में है, नो करंट इज फ्लोइंग। जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, ईएमएफ, वो सेम ही बात आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इस बातों को प्रूव करते हैं फॉर्मूला के साथ। जैसे हमारे पास ये ऐसे तो लिख देंगे, प्रूव थोड़ी ना हो जाएगा, तो ये मानेंगे हम ऐसे R प्लस R, तो V आ गया आपका E 1 प्लस R बाय R। ठीक है, अब R को आप इन्फिनिटी डाल दो बच्चों, पुट R इन्फिनिटी। अगर आपने R को इन्फिनिटी डाला तो R बाय R जो है दैट विल बी नियर इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी चीज़ के इन्फिनिटी होगा जो नीचे डिनोमिनेटर में, तो उनकी डिवीजन जो है वो 0 आएगी। अब मान लीजिए R बाई आपने 10, 50, 1000, 9,000, पता नहीं कितने लाखों करोड़ कर दिया, तो वो 0 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में करके देखो, 1 डिवाइडेड बाय, तो 2-3 बार करके देखो 0 आ जाएगा, तो इसको 0 माना जाता है। R बाई इन्फिनिटी इज 0, तो V जो आ गया E बाय 1 प्लस 0, दैट इज E आ गया। ये तो हो गया मैथमेटिकल बात, ये आपको लिख के आनी ऐसे। वहाँ मैंने यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया कि हमें ये पता था कि थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सेल का मतलब है सेल इज नॉट इन वर्किंग, सेल काम नहीं कर रहा है। एट दैट टाइम जो ईएमएफ होती है वो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब जब आपने बाहर इन्फिनिट ले लिया है, तो इन्फिनिट लेने से ये हुआ कि आपका सेल का करंट चला ही नहीं है, तो हम इसको स्टैंड बाई करंट बोलेंगे या स्टैंड बाई सेल बोलेंगे। तो सेल इज नॉट इन वर्किंग है, तो फिर ईएमएफ उसका थ्योरेटिकली होगा, देन ई एंड वी आर सेम ही है जब वो सेल चल ही नहीं रहा। तो ये है कॉन्सेप्ट इसमें ए वाला। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ऐसे कर लेने चाहिए। ये आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर करता है। ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, व्हाई डज the light of car become dim when the car is started, when the car is started। अब ये आपको मैकेनिक भी बोलेगा, ये ध्यान रखना है कि आपकी जो कार की लाइट्स हैं या बाइक की लाइट्स हैं, ये वो सब ऑफ होनी चाहिए जब आप किसी भी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी को या किसी को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। उसका होता क्या है बेटे, जब आप कार स्टार्ट करते हो तो जो मोटर है उसका जो स्टार्टर सिस्टम होता है वो बैटरी से मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो जब वो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वजह से, करंट के बढ़ने से, इंटरनल रेजिस्टेंस के होने से सेल का जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सेल का जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या होता है बच्चों, ये वाला, ये देखिए क्या था हमारे पास, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब जब I बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, करंट मैक्सिमम ड्रॉ कर लिया तो मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो कर दिया, तो I इंटू आर ज़्यादा हो जाएगा, E से माइनस होने पे V आपको बहुत कम मिलेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस का जो बैटरी मिलेगी लाइट्स को चलाने के लिए वो कम मिलेगी आपको। अब कम मिलेगी तो फिर आपको जो करंट की चाहिए वैल्यू जो रोशनी के लिए वो फिर कम हो जाती है, तो इसलिए वो लाइट जो है डिम हो जाती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द मोटर स्टार्टर सिस्टम of car draws maximum current when car is started। ठीक है, hence by V is equal to E minus IR we get,
less value of EV, hence lights become dim. जो लाइट्स हैं वो फिर डिम हो जाती है हमारी, उसको पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं पूरा मिला, तो पूरा नहीं मिला तो फिर वो लाइट या रोशनी इतनी कैसे देंगी। अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके, ठीक है, ये आपको अच्छा लगेगा अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन एक जगह पे हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों इसको, आगे क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा सा डिस्कशन में ले लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगेगा। तो ये बोलते हैं कि लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस। लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच if one needs maximum current, ठीक है, अगर मैक्सिमम करंट आपको चाहिए, ठीक है, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मस्ट बी लो। तो ये तो आपको भी पता ही बच्चों, जो करंट होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे इनवर्सली होता है। जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही करंट कम हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये अभी हमने आई को देख लिया था ना, ई आर बाय आर। तो अगर ई तो कांस्टेंट है, वो सेल तो आपके पास ही है, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट कर दिया अगर, तो फिर आई की सारी वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। जितना ये बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ई बाई डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, सिंपल। सो इफ आर लो, एज इफ आर इज लो, आई इज मैक्सिमम। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको मैं बताता हूँ ये एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, यूज करने वाला होता है हमेशा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको अच्छा भी लगेगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आप पॉइंट्स नोट करते हैं। नंबर एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना फेलिस्ट्रेट कर रहा है, कितना आसानी से जाने दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितनी जल्दी हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। या उसमें आयंस का जो कंसंट्रेशन, जो वैल्यूज हैं, आप वो भी ध्यान रखना बच्चों। जैसे हमने केमिस्ट्री में किया था, प्रीवियस लेक्चर जो अभी डाले गए हैं, तो वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग भी यही निकला था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वेरी ना करे, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को निकलने नहीं देता। ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट आ जाता है हमारे पास इसका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब ये तो है ही है, देखो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ से आपको देखिए, आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो आपको वो सेल कांस्टेंट मैंने बताया था आपको, वहाँ भी ये ऐसे है, मान लीजिए ये है एक प्लेट, ये प्लेट है, ये ऐसे है मान लीजिए। अब ये है एल लेंथ, ठीक है। जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जाना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो अपोजिशन फेस होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से हमें एरिया ऑफ प्लेट्स भी था, एरिया ऑफ प्लेट्स, ये तीनों पॉइंट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंटरनल रेजिस्टेंस का कारण बनती है ये सेल का,
ठीक है, और आपको इसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। इसको ए एरिया ए और इसको एल बोला जाता है, और एल बाय ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ये हमने कर चुके हैं ना, ठीक है। तो ये सेल का ऐसे रेजिस्टेंस आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी के हिसाब से। तो ये पॉइंट है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हो चुका है, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने सेल कांस्टेंट के। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कंप्लीट आएंगे अगर आप पूरा अच्छे से करोगे। अब ये आता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको अभी समझना पड़ेगा बच्चों। ये क्वेश्चन है कुछ ऐसे जिसको मैं यहाँ करना चाहूँगा बच्चों। ये देखो, अभी देखते हैं ये क्या बनता है, ठीक है। तो ये है अपने पास ऐसे, अब ये आपके पास बच्चों सेल इन सीरीज है। सेल इन सीरीज, अब हमने एक से ज्यादा सेल लगा दिए हैं, और मान लीजिए आपने n सेल्स लगाए हैं, n सेल्स इन सीरीज, n सेल्स इन सीरीज। तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखिए, ईएमएफ कितना आएगा आपके पास, m इंटू ई। जब सीरीज में आप बैटरी लगाओगे तो जो ईएमएफ होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है जितने टाइम आपके पास है, या एड ऑन हो जाता है, एड ऑन मान लीजिए। अब इंटरनल डिस्टेंस क्या आएगा, क्योंकि ये सीरीज में है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी m इंटू आर, और टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा m इंटू आर प्लस आर। ये इसका टोटल डिस्टेंस आएगा अपने पास। अब i कितना आएगा बच्चों, ये आएगा m इंटू ई, एम आर प्लस आर, ये आएगा अपने पास। ये समझ लगा। अब इसी तरह से अगर हमने ये लगा दिया, ये देखिए, मान लीजिए अब ये सारी जो है पैरेलल में डाल दी हमने, ये पैरेलल में डाल दी, आउटर डिस्टेंस आर के, आ गया n सेल्स इन पैरेलल। ये ध्यान रखना, ईएमएफ ई है इसका भी सबका। अब क्या है, टोटल ईएमएफ। ये ध्यान रखना बच्चों, ई कैसे, देखिए पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो सबका सेम ही होता है, ई रहेगा, फाइनल भी ई रहेगा। सीरीज में एड ऑन होता है पोटेंशियल, करंट सेम रहता है, और पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, नेट ईएमएफ यही रहेगा, करंट डिवाइड होता है हमारा, ठीक है। अब इंटरनल डिस्टेंस की बात भी कर लें, आर इंटरनल डिस्टेंस। अब ये ध्यान रखना आपको, ये आएगा आर बाय एन। कैसे आ गया, ये देखो, 1 बाय आर पैरेलल, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, ऐसे 1 बाय आर करते जाओ तो आपको मिल जाएगा ये 1 प्लस 1 प्लस 1 एन, नीचे आर पी, क्योंकि आर एलसीएम आ गया, ऊपर 1 को n बार जोड़ोगे तो n नहीं आएगा, ठीक है, n बाय आर, तो आर पी आ गया आर बाय एन। तो ये बन गया। अब नेट रेजिस्टेंस कितना आया, नेट आर, ठीक है, ये आ गया आर प्लस आर बाय एन, और आई आ गया आपके पास ई आर प्लस आर बाय एन। ये आ गया आपके पास इस तरह से ई। अब आपने ये दो चीजें देख ली हैं बच्चों, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस पे और इस पे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, एक आध क्वेश्चन और आएगा, उसके बाद ये +2 के बाहर निकल जाएगा। इसके बाद शुरू होता है इसके कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआईटी एंड नीट के। जो सेल है वो आईआईटी नीट के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, तो फिर इसके बाद वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है, अब तो धीरे धीरे हम कर ही रहे थे अभी, तो ये ऐसे आपको ये समझना है। अब क्या आएगा, अब आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जिसमें बहुत सारे सेल्स इन सीरीज भी हैं, फिर उनकी लड़ियाँ पैरेलल में बनी होंगी, वो हम सब करेंगे। आपको ये पता चल गया ये वाला, ये देखिए, ठीक है। तो आई कैसे आया और यहाँ कैसे आया, ये देखिए, ये फैक्टर और ये फैक्टर। अब ये देखिए यहाँ करें, चलो करके देखते हैं हम। ई एन इंटू आर प्लस आर इंटू एन, तो बात कर लेते हैं। देखिए सीरीज में सेल्स लगाने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस तो बढ़ता है आपका, एम टाइम्स आपकी ईएमएफ भी बढ़ती है, पर एक्सटर्नल को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप पैरेलल में लगाते हो, आई जब निकालते हो, तो सेल की तो पावर एन इंटू ई हो ही रही है, वहाँ यहाँ भी हो रही है। अब ये तो मैथमेटिकली आया ना, बट आपका साथ साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो जो होता है वो एन टाइम्स हो जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा बहुत कम होता है बच्चों, ये याद रखना है, ये वेरी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू तो मिली ओम्स में होती है, पर इसकी ओम्स में आती 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 120 ओम ऐसे रहते हैं, तो ये तो कम ही होता है। इसकी मल्टीप्लिकेशन होने से अब सीरीज में और पैरेलल में आपको ये समझ लगेगी। अब ये ध्यान से देखना, आपको यहाँ आपको एज अ स्टूडेंट्स एनालिटिकल करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसमें से। मान लीजिए आपने 10 सेल्स लगाए हैं, जिसमें एक का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है इंटरनल, ये आ गया 10 वोल्ट, और ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आ गया 5 ओम। ठीक है, तो ये ऐसे ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आई कितना आता है। ठीक है, ये 10 लगाए हमने, 10 लगाए हैं, 10 वोल्ट, एक वोल्ट का है, ये आप ले लीजिए, चलो 1 वोल्ट ही ले लो, कोई बात नहीं। तो 1 आ गया, तो ये 10 है, ये 1 है, और ये +5 है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, क्योंकि हमारा वो कटिंग पूरा होना चाहिए। मान लीजिए 3 वोल्ट है, तो ये आ गया 30/15, तो करंट आया 2 एम्पियर। अब वही सर्किट है, ठीक है, वही सेल है, वही सारा कुछ है। आई कितना है, तो 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये कितना है आपका 5, और प्लस आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका 1, तो 30 बाय आ गया आपका, देख लीजिए 50 और 51, तो ये आ गया पैरेलल में, ये आ गया सीरीज में। तो सीरीज में तो 2 एम्पियर करंट आया और पैरेलल में करंट आया पॉइंटों में, तो पैरेलल में करंट डिक्रीज हो रहा है आपका, अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर रहे हो। ये याद रखने वाली बात है यहाँ। किस कारण क्या है, नीचे देखिए बच्चे, ऊपर तो 30 है, 30 नीचे रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये देखिए। तो पैरेलल रेजिस्टेंस लगाने से, पैरेलल में सेल लगाने से आउटर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट। पैरेलल में अगर आप सेल लगाओगे तो आउटर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये 50 हो गया। सीरीज में आउटर नहीं बढ़ता है, वो इंटरनल ही बढ़ता है। अब ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो अभी जो हमने ये बात की है ना, ये वाली बात, ये है आपका नीट और आईआईटी का कॉन्सेप्ट, ये है इसका बात करना। अभी वैल्यूज डाली आपके सामने किया, कुछ नहीं किया मैंने, तो यहाँ ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, यही यहाँ है। ठीक है, ये भी यहाँ है, 3 वोल्ट है, और आर तो 1 ओम ही है। तो वैल्यूज निकाली सेम लेके, वही अरेंजमेंट करके, तो पता चला कि पैरेलल और सीरीज में करंट की वैल्यूज को कैसे फर्क पड़ता है। पर आपने वो बात मेरी नोटिस कर लेनी है कि अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर आप सीरीज में लगाओगे तो एक्सटर्नल उतना रहता है, इंटरनल बढ़ता है, तो इंटरनल पहले ही कम होता है। अब बोलोगे ये बढ़ कैसे गया, ये तो हमने 5 ही लगाया, ये मैथमेटिकल आया। तो यही कॉन्सेप्ट आपको आगे यूज करना पड़ेगा, ये अच्छे से समझने वाली बात है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आया आपका,
तो हमने वैल्यूज ले ली, वैल्यूज डाल के देख ली, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट अब सोचने की बात ही नहीं, हमने तो मैथमेटिकल इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। तो अब लेते हैं बच्चों एक क्वेश्चन और, ठीक है। ये आ गया आपके पास, क्लियर। तो चले क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। अब ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा आपको इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आईआईटी, एडवांस का कॉन्सेप्ट माना जाता है ये, ठीक है। तो देयर आर n cells each of EMF E and internal distance R. Find how the cell must be arranged. Find how cell must be arranged to deliver maximum current. Through external resistance R. अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सुनना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखो। तो देयर आर n cells each of EMF E and internal resistance R. Find the how the cell must be arranged to deliver the maximum current. तो आपको पीछे मैंने कॉन्सेप्ट यही तो करवाया था कि सीरीज में है तो करंट ज्यादा है, पैरेलल में तो करंट कम हो रहा है, बट आपको एक कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा, कितना ज्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है, और कैसे आप अरेंज करें कि ये सेल का जो करंट का जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम आ सके, जो आनी चाहिए। तो हम इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों, आपको मैं वो लिख के देता हूँ, ठीक है। Now let there are ये ध्यान रखना है लाइन, there are n rows containing n cells each. तो आपके पास ये सेल है ऐसे, ये वाला, आपने n सेल्स ले लिए और n रोज बना दी इसकी। इसका आपको क्या फायदा होता है ये देखते हैं, ठीक है। ये बीच में बहुत सारे लेंस हैं, ठीक है। और यहां से ये रेजिस्टेंस R, ये हमने क्या किया, n रोज है ये और n सेल है ईच में। अब यहां से देखते हैं बच्चों, आपको ध्यान से देखना, देखिए ये है m सेल्स और n रोज है, ध्यान से सुनना। तो मैक्सिमम ईएमएफ आपको कितनी मिलेगी, मैक्सिमम ईएमएफ वो तो मिलेगी भैया जी m इंटू ई, क्योंकि जितने सेल आपने सीरीज में डाले वो ऐड हो जाएंगे, तो m इंटू ई बन गया। अब पैरेलल में तो e सेम ही रहेगा वो, तो हमें m इंटू ई मिलता है, ठीक है। अब आगे आ गया बच्चों, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस m इंटू आर बाई n। कैसे आया ये देखिए, आपने m सेल सीरीज में लगाए हैं तो रेजिस्टेंस इंटरनल कितना हो गया m इंटू आर, पर वो पैरेलल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन किए हैं वो कितने किए हैं n, तो रेजिस्टेंस n टाइम्स कम भी होना है m इंटू आर n। हमने क्या किया बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस को m इंटू आर बढ़ा भी दिया और n टाइम्स कम भी कर लिया। अब यहां से हम I की वैल्यू एक निकालते हैं, तो I क्या आएगा, I आएगा E R प्लस m इंटू आर बाय n, ये आ गया। अब आपको ये बताना है कि व्हाट शुड बी m n n, वो कितना होना चाहिए, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ेगा। अब I कितना आ जाएगा ये देखते हैं हम, m इंटू n
ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एम आर। ये समझ लगा आपको बच्चों? ये देखो आप पहले, अब m इंटू एन क्या है बच्चों? ये तो एल्जेब्रा है। m इंटू एन क्या है? m इंटू एन क्या है? n सेल्स, टोटल सेल उन्हीं को तो डिवाइड किया ना। n सेल से हमने m सेल सीरीज में रख के उसकी बाकी n सी बना दी, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिए। मान लीजिए आपके पास थे 100 सेल्स, मान लीजिए आपके पास थे 100 सेल्स और मैंने 5 सेल की एक लड़ी बना ली, तो कितनी लड़ियां बनाऊंगा? 20। 5 की क्या हो गया? m और n क्या हो गया? 20। अब 5 इंटू 20 करेंगे तो 100 ही आएगा, तो ये आ गया आपके पास टोटल सेल्स। तो ये बन गया I n e m बाय n बाय r प्लस एम आर। अब ये आएगा आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन। अब क्या है बच्चों? I मैक्सिमम, I मैक्स इफ ये n इंटू आर m इंटू आर इज मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये आना चाहिए मैक्सिमम में। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखा आपने, तो ये मिनिमम होना चाहिए। अभी मैं एक छोटी सी अलजेब्रिकली बात करना चाहता हूँ, वो रुक जाइए, आप इसको हटा देते हैं। तो ये IIT का एडवांस का है छोटा सा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, तो ये देखते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं इसको, तो ये लिख लेंगे बच्चों आप एन आर अंडर रूट माइनस एन एम आर अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2mn आर आर अंडर रूट इक्वल टू मिनिमम। ये कैसे आ गया? ये देखिए अगर आप इसका स्क्वायर खोलेंगे और बाद में इसको प्लस माइनस करेंगे तो यही बचेगा आपके पास। इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये तो यही आएगा मल्टीप्लाई करके, जो कट जाएगा। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा? एन आर, इसका स्क्वायर क्या आएगा? प्लस एम आर, तो यही आ गया। आप बोलोगे कि ये क्यों बनाया? तो यहीं से एक रिलेशन बनेगा जो हमें काम आएगा आगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके। अब आगे ये मिनिमम आ गया। अब ये देखिए ध्यान से, अब ये फैक्टर मिनिमम कैसे हो सकता है बच्चों? ये फैक्टर मिनिमम कैसे हो सकता है? कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है जब ये जीरो हो जाए? ये तो प्लस में, ये तो जीरो होने से ना। अब ध्यान से सुनना, भी थोड़ा मेच्योरिटी ला के देखो। आपके पास ये फैक्टर था, ये मिनिमम होना चाहिए इक्वल टू मिनिमम, सही बात है। अब इसको मैंने अलजेब्रिकली ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूं मैं, लिख लिया आपको। ठीक है, अब मैंने पूछना है कि ये मिनिमम कैसे होगा। अब देखिए ये दो चीजों का प्लस है, ये प्लस ये प्लस। अब ये तो प्लस में ये तो रहेगा, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। ये मिनिमम हो सकता है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम जो वैल्यू बन सकती है अगर ये जीरो बन जाए, एन आर माइनस एम आर अंडर रूट इक्वल टू जीरो, और एन आर ध्यान से देखिए बेटे, अंडर रूट इक्वल टू एम आर अंडर रूट, तो यहां से बन गया एन आर इज इक्वल टू एम आर, एन आर इज इक्वल टू एम आर, और यहां से हमने ये निकाल लिया आपके पास ये वैल्यू। ठीक है, अब क्या आ गया आपके पास? m बाई n मस्ट बी r बाई दिस r, ये होनी चाहिए आपकी वैल्यू की डिवीजन। अब बच्चों हमने क्या करना है? m इंटू एन। अब इसमें से आप क्या करो, ऊपर भी n से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे n स्क्वायर आ गया, r प्लस r आ गया। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ गया? n बाई n स्क्वायर r बाई n। ये भी निकल सकता है ऐसे, पर आप ये भी रख सकते हो, ये दिस शुड बी रेशियो। m जितने सेल आपने सीरीज में लगाए हैं, n जितनी आपने पैरेलल लड़ियां ली इसको, ये n थी, ये m था, ये आनी चाहिए रेशियो की, इंटरनल डिस्टेंस और इसके साथ, यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो। ये समझ लगा? अभी फिर मैं यहां आ जाता हूं, ये मिनिमम कैसे होगा? तो हमने अलजेब्रिकली ये ले लिया। अब ये है ट्विस्ट यहां, अब ये वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है? जब ये जीरो हो जाए, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता। अब ये जीरो हो जाए, जीरो प्लस दिस, मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये जीरो कब होगा? जब m बाई एन इक्वल टू r बाई आर आएगा।
तो इस अगर आपके पैरेलल में m और लड़ियों में n की रेशो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के ऐसे इक्वल आ जाए तो आपको जो I है वो मैक्सिमम मिलेगा। I मैक्सिमम, I क्या आएगा फिर? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर आपके m यानी नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, n नंबर ऑफ लड़ियां जितनी बनी पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो ऐसे है। थोड़ा सा समय लगा होगा आपको, है ना? मैंने बार बार बोला आपको देख लेना आप प्लीज। मैंने ये बोला ही था कि धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे आपके लिए, ठीक है? तो ऐसे कम बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? फिर वो हम अभी आपके नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे इनके न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट। आज तो हमने कॉन्सेप्ट किया है, देन विद सीरीज और पैरेलल के जो जैसे ये सेल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे, ये आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास n सेल्स हैं उसमें आपको कुछ सेल सीरीज और कुछ सेल पैरेलल में लेके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। वहां से आपको अगर आई मैक्सिमम चाहिए तो आपके पास सीरीज और पैरेलल की जो लड़ियां हैं उनकी ये रेशो होनी चाहिए, ये आपको दिया। अब यहां से झोल यहां है, ये मिनिमम ये आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करें आपको ऐसे 10th में बहुत किया हुआ, 10th क्लास का है ये सिस्टम। तो ये माइनस ये का स्क्वायर ये आ गया, ये आइडिया ही आना था, यही तो ट्विस्ट है यहाँ। अब ये मिनिमम कब होगा? अगर ये वेक्टर जीरो हो जाए, क्योंकि ये तो जीरो नहीं ना हो सकता, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो हमने वो इक्वल ही ले लिया, ये इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। फिर इनका स्क्वायर किया, ठीक है? अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, n इंटू आर एम इंटू आर आ गया। वहां से पता चला कि एच की ये रेशो अगर ऐसी आ जाए तो आपको करंट मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है? आप इस लेक्चर को देखें और आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो आपका फिर सेल जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे बाद में फिर हम।